Hello, today we are going to start English grammar for class 6th. In this video we will do chapter 1, the sentence. Let me to start. हम पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। बोलते व लिखते समय हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब इन शब्दों को एक समूह में या ग्रुप में यूज किया जाए तो उससे सेंटेंस बनता है। जैसे हम सोते हैं, हम खाना खाते हैं, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है। हमने कुछ वर्डों का यूज करके सेंटेंस बनाया। जैसे देखते हैं, वी लव आवर कंट्री। इसके अंदर जो अगर हम सिर्फ बात करें वी की, तो वी क्या है? एक वर्ड है। लव क्या है? एक वर्ड है। आवर एक वर्ड है और कंट्री एक वर्ड है। यानी हमने इन चार वर्डों का यूज करके एक सेंटेंस बनाया, वी लव आवर कंट्री। हम अपने देश से प्यार करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह, एक ग्रुप, यहां पे देखते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्डों का ग्रुप, विच एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, जिसका शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ बने। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस देखा था, वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं। इसका एक मतलब है गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, ईश्वर महान होता है। इसका एक मतलब है। अगर हम जैसे ये सेंटेंस था वी लव आवर कंट्री, इसको हम ऐसे लिखें, वी आवर कंट्री लव, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। या हम इसमें जैसे ये सेंटेंस था, इसको हम लिखें कि ग्रेट गॉड इज, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी ग्रुप वर्ड्स को इस ग्रुप में अरेंज करना है कि उनका कोई मतलब बन सके, उससे कोई सेंस निकले, तभी उसे सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है। अगर अब इसका एक मतलब बनता है, इससे हम समझ रहे हैं कि राम क्रिकेट खेल रहा है। इस लाइन से हमें यह समझ में आया, इस सेंटेंस से। अब अगर इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दें, क्रिकेट प्लेइंग इज राम, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यानी अगर हम वर्ड्स को उस तरीके से अरेंज नहीं करते जिससे कोई सेंस बने, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यानी ये सेंटेंस नहीं है। हम सेंटेंस होगा ये वाला, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, जिससे कोई सेंस निकले। अब देखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस किस किस चीज से मिलकर बनता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस के अंदर हम जिसकी बात करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और उसके बारे में हम जो बात करते हैं उसे कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल किया था, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राम की, तो राम होगा सब्जेक्ट, और राम के बारे में हम कह रहे हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी इज प्लेइंग क्रिकेट, ये होगा प्रेडिकेट। अब और एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। हरी गोज टू आगरा, हरी आगरा जाता है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं हरी की, तो हरी होगा सब्जेक्ट,
और हरी के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि वह आगरा जाता है, तो उस गोस टू आगरा ये होगा प्रेडिकेट। इसी तरीके से इंडिया इज आवर कंट्री, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया होगा सब्जेक्ट, और उसके बारे में कह रहे हैं कि वो हमारी कंट्री है, तो इज आवर कंट्री ये होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन एक बार देखते हैं इंग्लिश में। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी तब सब सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें किसी पर्सन का या किसी थिंग के बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी या तो कोई वो पर्सन हो या कोई थिंग हो, जैसे इंडिया इज कोई जीवित व्यक्ति तो है नहीं है, ठीक है, तो ये एक थिंग है, और इसे हरी एक लिविंग थिंग है, तो यह पर्सन होगा और ये थिंग होगा। यानी जिस पर्सन या थिंग की बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं। द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट से या क्या हो रहा है, तो वह होता है प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस किस से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर सेंटेंस बनता है। अब समझते हैं कि हम सेंटेंस और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक सेंटेंस में किस तरीके से फाइंड करते हैं, यानी निकालते हैं। ये हम कैसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है और कौन से वर्ड्स प्रेडिकेट हैं। इसके लिए जो फर्स्ट रूल है वो है इन ए सेंटेंस फर्स्ट फाइंड वर्ब। सबसे पहले सेंटेंस में हमें वर्ब निकालनी है, यानी फर्स्ट फाइंड द वर्ब कि सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है। उसके बाद द वर्ड बिफोर वर्ब इज सब्जेक्ट। जो वर्ब से पहले आएगा वो सब्जेक्ट होता है, और द रेस्ट ऑफ द पार्ट इंक्लूसिव वर्ब इज प्रेडिकेट। और बाकी का सारा पार्ट वर्ब और वर्ब से बाद का सारा पार्ट प्रेडिकेट होता है। जैसे, और दूसरा रूल है आस्क क्वेश्चन हु एंड व्हाट बिफोर द वर्ब। वर्ब से पहले हु या व्हाट पूछने पर भी हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही राइट्स ए लेटर। अब सबसे पहले हमें इसमें वर्ब निकालनी है। जो राइट्स है वो है वर्ब। अब वर्ब से पहले जो भी वर्ड है, जैसे ही, तो ही होगा सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर बाकी का सारा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि हु या व्हाट लगाने पर बिफोर से पहले हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे हु राइट्स ए लेटर, लेटर कौन लिख रहा है, ही राइट्स ए लेटर, यानी हु का आंसर हमें मिलता है ही, तो ही होगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है वर्ब। वर्ब से पहले जितने भी वर्ड हैं वो होगा सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर आगे का सारा पार्ट होता है प्रेडिकेट। यानी ये पूरा का पूरा पार्ट इज से लेकर इज ए डॉक्टर, ये पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। अब इसके अंदर देखते हैं, हु इज ए डॉक्टर, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। हु का आंसर हमें मिलता है माई ब्रदर से, यानी माई ब्रदर होगा सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें वाज वर्ब है, और वर्ब से पहले जो वर्ड होता है वो होता है सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर आगे का सारा पार्ट होता है प्रेडिकेट।
ही वॉज इन ए रूम के अंदर जो ही है वो सब्जेक्ट है, वॉज इन द रूम प्रेडिकेट होगा। अब देखते हैं जो इंपीरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट ओमिटेड होता है, यानी उनके अंदर सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होता। इंपीरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे कम हेयर, यहाँ आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, गेट आउट, बाहर जाओ। ये तीनों क्या है, इंपीरेटिव सेंटेंसेस है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो कम है वो वर्ब है, जो सिट है वो वर्ब है, और इसमें गेट एक वर्ब है। लेकिन वर्ब से आगे कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, ना ही सिट के आगे कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ना ही गेट के आगे, इन तीनों में सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है। इनके अंदर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा यू होता है, लेकिन इसे लिखा नहीं जाता। यानी जो सेंटेंस फर्स्ट है वो असल में क्या बनता है, यू कम हेयर। लेकिन इंपीरेटिव सेंटेंसेस में हम यू नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैं कम हेयर। इसी तरीके से ये बनता है यू सिट डाउन, लेकिन यू नहीं लिखते इंपीरेटिव सेंटेंसेस में, सिर्फ लिखेंगे सिट डाउन। ऐसे ही इसका बनता है यू गेट आउट, तुम बाहर जाओ। लेकिन सब्जेक्ट इंपीरेटिव सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता, इसलिए इसे भी लिखेंगे गेट आउट। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेज। समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, यानी इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलती। ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। इसे देखते हैं। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड्स टुगेदर एज ए सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट, टिपिकली एज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस का पार्ट होता है। ए फ्रेज डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कैन नॉट कन्वे ए कंप्लीट थॉट। जो फ्रेज होती है उसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है, और ना ही इसका कोई कंप्लीट मतलब निकलता है। जैसे माई कजन मुकेश ईट्स केक डेली, तो इसके अंदर जो माई कजन मुकेश है वो नाउन फ्रेज है, वो एक फ्रेज है। माई कजन मुकेश, इससे कोई मतलब हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है जब तक हम ना लिखें ईट्स केक्स डेली, यानी मुकेश हर रोज केक खाता है, तभी इस पूरी लाइन का कोई मतलब बनता है। जैसे बैगर विद ए स्टिक इज कमिंग, अगर बैगर जो भिखारी है वो एक छड़ी के साथ आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ अगर हम ये बोले कि विद ए स्टिक, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता विद ए स्टिक, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन जब तक कि इसके साथ बैगर विद ए स्टिक इज कमिंग ना पूरा ना लिखा जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे ही एडवर्ब फ्रेज होती है, जैसे ही डराइव्स इन ए फास्ट मैनर, अगर हम वह बड़ी तेज स्पीड में बड़ी तेज गति से गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है, अगर इसमें सिर्फ हम लिखे इन ए फास्ट मैनर, ये एक एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन इन ए फास्ट मैनर इसका कोई अपने आप में मतलब नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे किया नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जो नाउन फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज वो होते हैं जो किसी नाम को दर्शाते हैं। नाउन का मतलब होता है किसी चीज का नेम, यानी वे वर्ड जो किसी नेम को दर्शाते हैं वो नाउन फ्रेज होता है। माई कजन मुकेश, ये नाम को दर्शा रहे हैं तो ये होगा नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज उन वर्ड्स को कहा जाएगा, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाएगा जो नाउन की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे नाउन है बैगर, बैगर की विशेषता क्या है कि वो एक स्टिक के साथ आ रहा है, यानी विद ए स्टिक, ये होगा एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे ही जो एडवर्ब फ्रेज होता है, जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताता है, यानी
एक सेंटेंस के अंदर में सभी वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा जो वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे ही डेराइव्स, इसके अंदर जो डेराइव्स है वो वर्ब है। अब वह चलाता है, अब चलाने में उसकी विशेषता क्या है कि इन ए फास्ट मैनर, यानी वो चलाता तो है लेकिन किस तरीके से, फास्ट मैनर में, यानी तेज गति में वो चलाता है। तेज गति में चलाना क्या है कि ड्राइव की विशेषता बता रहा है कि वो ड्राइव किस तरीके से करता है, तो ये होगा एडवर्ब फ्रेज। और यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैंने लिखी है, ये आपको करके देखनी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसके आंसर क्या कहेंगे। इसके अंदर इसमें 10 क्वेश्चन है और इनमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छांटना है कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है और कौन से वर्ड्स प्रेडिकेट है। ये वीडियो यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू।